स्पोर्ट्स में 95% स्कोर करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी सेशन है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और द PYQs ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड वी हैव कम विद द पॉलिटिकल साइंस चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। और इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। और 15 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन निकल के आए कि भाई ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन एंड hi, my name is Ayush Raj and with 2 marker question we will start this session। सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चन को देख लेते हैं और ना केवल हम लोग क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे बल्कि हम लोग ये भी चीज़ें सीखेंगे कि किस प्रकार से आंसर से लिखने हैं एग्जामिनेशन में, किस प्रकार से आपको फ्रेम करना है, किस प्रकार से पॉइंट्स बनाना है। उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए सबसे पहला सवाल, एक्सप्लेन एनी 2 पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2022 से 2012 में सवाल आ चुका है, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। 2 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बताने आपको ग्लोबलाइजेशन के। 2 पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट अगर आप बताओ तो इसके दोनों चीज़ हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाओगे या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट में जाओगे तो दोनों एस्पेक्ट में आप चीज़ें लिख सकते हो। बेटर ये होगा कि आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिख दो, ठीक है, क्योंकि आपसे 2 पूछा जा रहा है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दो। अगर आपसे केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन ये रहता है कि केवल आप पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओ तो आप इन दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हो। नेगेटिव एस्पेक्ट पूछा जाता है तो इनमें से कोई 2 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको आंसर दे दिया है कि यू कैन आंसर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंस बताने के लिए। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हैं। इससे ये होता है, ग्लोबलाइजेशन से ये फ़ायदा ये मिला है कि स्टेट अब ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाती है क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है अपने सिटीजन्स की। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ तो जैसे आधार का एक सिस्टम भारत सरकार ने लेके आया है, वो सारी चीज़ें, इससे क्या हो गया कि अब गवर्नेंस और ज़्यादा बेहतर हो चुका है, या इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीज़ें, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़, स्टेट्स हैव बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल एंड इफेक्टिव इन द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और स्टेट्स और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से केटर कर पाती है अपने सिटीजन्स को। ये पॉलिटिकल कंसिक्वेंस पॉजिटिव। नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी को हैम्पर करता है। पुराने ज़माने में जो स्टेट की सोवरेनिटी होती थी जिसमें स्टेट के मसलों में कोई तीसरा देश इंटरफेयर नहीं किया करता था, वैसी चीज़ें अब नहीं देखने को मिलती है। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद सारे देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कई बार ये होता है कि आप इसको कल्चरल तौर पे देखोगे, पॉलिटिकल तौर पे देखोगे, इकोनॉमिक तौर पे देखोगे तो दूसरे देशों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी इकॉनमी पे और आपके पॉलिटिकल सिस्टम पे, आपके कल्चर पर देखने को मिलेगा। सेकेंड, लीड्स टू इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, मतलब स्टेट जो है पुराने ज़माने जो वेलफेयर स्टेट होता था वो मिनिमलिस्ट स्टेट बन चुका है। पुराने ज़माने में स्टेट काफ़ी ज़्यादा लोगों की बेहतरी के लिए काम करती थी, अब वो काफ़ी हद तक अपने इस चीज़ को कम कर चुकी है। अगर आप भारत का एग्जाम्पल लेंगे तो आप देखोगे कि जब आज़ादी के बाद बहुत लंबे समय तक स्टेट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी कई सारे मसलों में, लेकिन धीरे धीरे स्टेट्स अब उन मसलों को धीरे धीरे कम करते जा रही है और केवल एक मिनिमलिस्टिक गवर्नमेंट बनती जा रही है। केवल जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिसिंग, इन सब चीज़ों में सरकार रहना पसंद करती है और आप दुनिया के अलग अलग देशों में इस चीज़ को नोटिस भी करोगे। वही चीज़ वेलफेयर स्टेट से मिनिमलिस्टिक स्टेट की तरफ जाना। तो आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख दोगे, आपका आंसर बन जाएगा क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इट टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, इकोनॉमिक फ्लो हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे, चाहे वो कैपिटल के फ्लो के लिए हो या इवन कि जो पीपल का फ्लो था या ट्रेड का फ्लो था, इन सब चीज़ों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे दुनिया भर में, उन सब चीज़ों का अब खात्मा हुआ या तो रिमूव कर दिया गया है, बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज एज वेल, दे कैन पम्प कैपिटल, दे कैन इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन दोज कंट्रीज एंड दुनिया भर की चीज़ें हमारे यहाँ पर आती है, हमारे यहाँ की चीज़ें दुनिया भर में बिकती है, तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है। इससे डेवलपिंग और डेवलप कंट्री का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन भी होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी आप इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज लिख सकते हैं, ये आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी 2 रीजंस फॉर द रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को क्यों विरोध किया जाता है, उसका विरोध क्यों किया जाता है, इसके पीछे के 2 कारण बताने हैं आपको। 5 कारण है आपके सामने, आप कोई भी 2 कारण में से लिख सकते हो। कई बार ये कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन है प्रो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है, और कैपिटलिज्म आप जानते हो जहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम होते हैं। दुनिया भर के जो फर्म्स होते हैं, दुनिया भर के जो एंटिटीज़ होते हैं, वो काम करते हैं केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में आप वेलफेयर की बात करते हो तो उसके खिलाफ। तो ये एक इस कारण से लोग, और इवन की जो पर्टिकुलरली जो लेफ्ट पार्टीज़ है, लेफ्ट विंग के जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को इस बिना पर उस चीज़ का रेसिस्टेंस करते हैं, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इससे स्टेट का जो
वीकनिंग होता है, ये देखने को मिला। स्टेट की जो कैपेसिटी वो कम होती है, स्टेट की सॉवरेनिटी हैम्पर होती है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट खत्म होता चला जा रहा है और लोकल कल्चर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। आज के समय में आप देखोगे, ये आगे भी हम लोग बात करेंगे, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वन शॉट वीडियो ज़रूर जाके देख लो, ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया जहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, किस प्रकार से हमारा कल्चर हैम्पर होता है। आप देखोगे कि हमारे कल्चर में आज के समय में बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के कारण हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, या अमेरिकनाइजेशन हो रहा है हमारे कल्चर का, जिसमें हम लोग अमेरिका की चीज़ों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेंट कल्चर है। या फिर आप देखोगे कि जो कोरियन म्यूज़िक है, कोरियन ड्रामा है, उस चीज़ को सुनते चले जा रहे हैं। और खान-पान के हम लोगों के जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो बदलते जा रहे हैं। आज हम लोग अपने लोकल फूड, लोकल डिशेज़ को प्रेफ़र ना करके हम लोग मैकडॉनल्ड के बर्गर खाएँगे, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा को खाएँगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट है। आपके कल्चर को इस तरीके से डाइल्यूट भी किया जाता है। और वही चीज़, हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है और ओल्ड एज वैल्यूज़ है, उसको हम लोग छीनते चले जा रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति रही है, वो उसका ह्रास देखने को मिलता है, ऑल बिकॉज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इन सारे बिनाहों पे आप कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रीज़न्स बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में रेसिस्टेंस की। तो सबसे पहले लेफ्ट पार्टीज़ अपोज करती है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को, कि लेफ्ट पार्टीज़ का वैसे कहना ही ये रहता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को ये चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। तो लेफ्ट पार्टीज़ को कहते हैं। ट्रेड यूनियंस और फार्मर्स यूनियन कहते हैं कि भाई एमएनसीज़ के आने के कारण हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ नुकसान होता है, फार्मर्स का नुकसान होता है, ट्रेड यूनियन होता है। अगर मान लो कि कहीं पे मैकडॉनल्ड के चेन खुल गए, या फिर कहीं पर जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, या दुनिया भर के जो बड़े-बड़े रिटेल स्टोर है, अगर वो बनते हैं, तो छोटे-मोटे जो किराना दुकान वाले हैं या रिटेल स्टोर वाले हैं, वो बेचारे, उन लोगों का नुकसान होता है, उनके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। या आज के समय में देखोगे कि बाहर से सामान का इंपोर्ट करवा के फिर इंडिया में चीज़ें बेची जाती है। इसमें इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जो उत्पाद वो उत्पादन कर रहे हैं, उस चीज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके इनकम पे, उनके लाइवलीहुड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, एंड वही चीज़ कि ट्रेडिशनल कल्चर आपका हैम्पर होता है। इस कारण से आपका ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में रेसिस्ट किया जाता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे कल्चर, जो हमारा संस्कृति रहा है, उस चीज़ में आप देखोगे कि वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं, या आप फादर्स डे मना रहे हो, मदर्स डे मना रहे हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं रही है। हमारी संस्कृति में हमेशा से ये चीज़ें इनबिल्ट रही है कि कोई एक दिन निश्चित नहीं किए जाएगी अपने प्रेम को ज़ाहिर करने के लिए, चाहे वो किसी और से हो या अपने माता और पिता के लिए हो, सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है कि अब हम लोग वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हुए चले आते आ रहे हैं। सो दीज आर द 2 रीजंस। मेंशन इन टू बेनिफिट, बहुत बुराई कर ली हम लोग ग्लोबलाइजेशन के, अब कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप एक शॉर्ट में आप इंट्रो भी दे सकते हो, ये किसी भी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन है तो एक लाइन में अगर आपको देना है, यू कैन डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं पिछले क्वेश्चंस की बात करूँ, जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लिखा है, उसमें भी अगर आपको इंट्रो देने का मन हो तो आप एक छोटा सा इंट्रो दे दोगे। लेकिन 2 मार्कर क्वेश्चन में वैसे इंट्रो की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। तो द रैपिड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज इज टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। 2 बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, फॉरेन कैपिटल आता है यहाँ पर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, एफिशिएंसी बढ़ती है, और ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है किसी देश का। तो इनमें से कोई भी 2 बेनिफिट के बारे में लिख सकते हो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्यों इमर्ज हो गया है, इसके पीछे के 2 कारणों के बारे में बताना है। सबसे पहला कारण है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरनेट और कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट, इनके जो बेहतर मीन्स हो गए हैं, उसके कारण से ग्लोबलाइजेशन और तेज़ी से फैला है। सेकेंड है ट्रेड का लिबरलाइजेशन। दुनिया के अलग अलग देशों ने ट्रेड के जो रूल्स थे, उसको काफ़ी ज़्यादा कम किया है, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लूजन किया है। और इवन इंडिया में देखोगी कि 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। सो जो ट्रेड बैरियर है वो कम होता है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्स वगैरह लगते हैं, वो सारे कम होते चले जाते हैं या शून्य हो जाते हैं। इन 2 कारणों से आपके ग्लोबलाइजेशन का इमरजेंस देखने को मिला है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की तो बहुत बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इंडिया के लिए ग्लोबलाइजेशन को एक नई बात नहीं है। इसके 2 कारणों को देकर आपको सब्सटैंशिएट करना है इस स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज़, हिस्टोरिकल ट्रेड नेटवर्क। पुराने ज़माने में अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो, उस समय में भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हम लोग ट्रेड करते थे। आपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से इंडस वैली के लोग जो थे, वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों तक ट्रेड किया करते थे। या इनके सिल्क रूट का एग्जाम्पल लिया जाता है, जिसमें जो एक्सटेंडेड सिल्क रूट है,
जो कि चाइना और यूरोप को जोड़ा करता था, उसमें इंडिया भी एक पार्ट हुआ करता था। तो आप कह सकते हो कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछले 2-3 डिकेड से ही ग्लोबलाइज हुए, नहीं। हिस्टोरिकली भी काफ़ी ज़्यादा फ्लो देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप कल्चर का फ्लो देखोगे, रिलीजन का फ्लो देखोगे, ये जो बुद्धिज़्म है कैसे फैला, ग्लोबलाइजेशन था तब ना। इंडिया से निकल के अलग अलग दुनिया के अलग अलग मुल्कों तक गया, चाइना तक गया, कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब देशों में बुद्धिज़्म फैला, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय भी ग्लोबलाइजेशन चीज़ें थी ना, बस यही चीज़ था कि इकोनॉमिक उसका इन्फ्लुएंस था, इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज आप देख रहे हो। दूसरी चीज़ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था। अगर आप ब्रिटिश टाइम की बात करोगे तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों तक हमारे देश के जो बने हुए प्रोडक्ट होते थे वो बिकते थे। और क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था भारत, तो उस समय में ब्रिटिशर्स का जहाँ जहाँ पे नेटवर्क था वहाँ पर इंडिया का भी नेटवर्क हुआ करता था। ठीक है, तो दुनिया के सिस्टम के साथ इस ये जो ग्लोबलाइज सिस्टम है उसके साथ इंडिया भी कनेक्टेड था। यहाँ से सामान बन के ब्रिटेन जाते थे, यूरोप में बिका करते थे, और वहाँ से जो बने हुए फिनिश गुड होते थे वो इंडिया में वापस आते थे, और इंडिया का पर्सिया हो या श्रीलंका हो, इन सब देशों के साथ ट्रेड हुआ करता था। सो कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन को एक नई चीज़ नहीं है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, गिवन इन 2 एग्जांपल या 2 रीजंस। आपको 2 कारण बताने कि इंडिया में एमएनसीज को आने के लिए क्यों रोका जा रहा है, क्यों रेसिस्ट किया जा रहा है। पहली चीज़ इकोनॉमिक कंसर्न है, सबसे पहले कि ट्रेड यूनियन और फार्मर ग्रुप्स आपके लिए अपोज करते हैं। डर रहता है कि जॉब लॉस हो जाएगा, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े जो जाइंट होते हैं, बड़े बड़े जो एमएनसीज होते हैं, वो आकर आपकी इकॉनमी में अगर आते हैं तो फिर क्या होगा कि छोटे छोटे जो रिटेलर्स है या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है या फैक्ट्री के ओनर है, उनके बिजनेस को तो खा जाएंगे ना। उनके पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी होती है, इतना इतना कैपिटल होता है। एग्जाम्पल के लिए गूगल ले लो, अमेजन ले लो, ठीक है, इन सब कंपनी के पास कितना पैसा है, कई देशों के जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है इनके पास। तो वो किसी भी देश में इंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हो गए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होंगे, वो उसको तो खा जाएंगे। बड़े शार्क होते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ उसके सामने कहाँ बिकेंगी। दे कैन इवन सेल एट लॉसेस इन द इनिशियल स्टेज। शुरू में आके वो बहुत कम दाम पे बेच देंगे, बाकी सारी कंपनियां खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो बड़े दाम में बेचेंगे। ये चीज़ें होती। दूसरा कल्चर कंसर्न है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे जो इंडियन वैल्यूज़ है, इंडियन आइडेंटिटी है, उस पर ये अफेक्ट करता है निगेटिवली, तो इस कारण से रेसिस्ट किया जाता है। टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है। दो बड़े टेक्नोलॉजी दैट इज कम्युनिकेशन और ग्लोबल फ्लोज को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आप टेलीग्राफ हो, टेलीफोन हो या इंटरनेट हो, इसने काफ़ी तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है। इसके कारण से जो इन्फॉर्मेशन है दुनिया भर में फैल जाता है। और आज मान लो कैलिफोर्निया में कोई भी एक घटना होती है, हम लोग मिनटों में उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, या इंडिया में कोई चीज़ें होती है, दुनिया भर के किसी भी कोने में लोग बैठे हुए जान सकते हैं इंटरनेट की वजह से। तो आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, छोटा छोटा सा एक गांव बन गया है, जहाँ पर हर एक कोने के बारे में आप जानकारी बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो। ग्लोबल फ्लोज को भी, चाहे वो आइडियाज़ का फ्लो हो, चाहे कैपिटल का फ्लो हो, पीपल का फ्लो हो, इन सब चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा मिला है इंटरनेट के कारण, और या इवन कह सकते हो टेक्नोलॉजी के कारण। पर्टिकुलरली ग्लोबल इंटरेक्शन बढ़ा है, कोलैबोरेशंस बढ़े हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया के अलग अलग देशों में बिजनेस करते हैं। तो आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए होंडा कंपनी, वो जापान की कंपनी थी, इंडिया की कंपनी हीरो के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया। या मारुति सुजुकी है, या कई सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि वॉलमार्ट है, उन्होंने इंडिया के कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीद कर उनके पूरे रिटेल चेन को अडॉप्ट कर लिया, और उस चीज़ पर अपना आधिपत्य जमा के फिर इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में वो ट्रेड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है। या फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल लिया जाता है, इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने शुरू में महिंद्रा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था। दैट्स हाउ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वर्क्स, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा रोल है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में। और मार्केट क्वेश्चन पर आते हैं, और सबसे पहला प्रश्न है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। बहुत देर से आया प्रश्न, लेकिन यही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा सकता है। पूछा ये भी गया है कि इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, जस्टिफाई। आपको बताना है कि क्या मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। तो सबसे पहले पहला सवाल का आंसर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज एंड सोसाइटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरकनेक्ट होना, एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना, यही चीज़ ग्लोबलाइजेशन होती है, और एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है।
कोई एक डायमेंशन पर ये इफेक्ट नहीं करता, या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर सभी जगहों पे इफेक्ट करता है। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करोगे तो गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूल को एक्सपैंड करता है, यूएन डब्ल्यूटीओ के ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करो तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल सप्लाई चेन को बढ़ाता है, ग्लोबल मार्केट बढ़ा है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बना है, एक देश दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं नो। कल्चर डायमेंशन की बात करो तो ये एक दूसरे देशों के कल्चर प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ एंड ट्रेडिशन को अफेक्ट करता है। इससे बोथ कल्चर होमोजेनाइजेशन एंड कल्चर हेट्रोजेनाइजेशन भी होता है। अब दोनों क्या होता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आगे क्वेश्चंस में इस चीज़ को डिस्कस करूंगा ही। तो यू कैन कंक्लूड दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। 4 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं आपसे, 2 मार्कर में पूछा जाए या 4 मार्कर में पूछा जाए, आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगर अब मैं बताऊं कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज की, तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट यही पड़ा है कि जो एशियन और अफ्रीकन नेशन है उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ को मिला है। जो एशियन और अफ्रीकन नेशन है उनका एक तरह से कह सकते हो एक्सप्लॉइटेशन ही मिला है, क्योंकि जो इसमें रूल बनाने वाले एंटिटीज़ है WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक को, वो ज़्यादा फेवर करते हैं जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनको। ट्रेड बैरियर्स हटे हैं, रेस्ट्रिक्शंस हटे हैं, और इससे कंज्यूमर्स के चॉइसेस इनक्रीज हुए हैं। आज हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे हमें कोई भी टाइप ऑफ गुड चाहिए हमें वो अवेलेबल होता है, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कंपनीज अब क्या कर सकती है दुनिया में किसी भी देश में जाकर, ओवरऑल में बात करूँ तो उसमें इन्वेस्ट करती है, कर सकती है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती है, अपना टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आइडियाज़ का भी फ्लो मिलता है, हम लोग जान पाते हैं कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में क्या चीज़ें हो रही हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है जब आपका ट्यूनीशिया में स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया था। फेसबुक ग्रुप्स बनाए गए थे, और आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी होने के कारण ये एक रिवॉल्यूशन का रूप ले लेता है, ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके कारण इतने सारे देशों तक फैला था, चाहे वो अरब के देश हों या फिर जो अफ्रीका के देश हों। उन सब देशों में बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें फैली थी, ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। आज हमारे आइडियाज़ दूसरे मुल्कों के साथ भी शेयर हो रहे हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं या हम उनसे चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। So these are the economic consequences of globalization. Next question है कि what is culture heterogenization? Give an example to show that its consequence is not a negative. Culture heterogenization क्या होता है? इसका मतलब होता है कल्चर का और ज़्यादा डाइवर्स और डिस्टिंक्ट हो जाना। मतलब 2-3 कल्चर मिलते हैं तो एक नया ही कल्चर फॉर्म हो जाता है, उसको आप कहते हो कल्चर हेटेरोजेनाइजेशन। एग्जाम्पल कि जैसे आप देखोगे कि ब्लू जीन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया दुनिया में, बहुत सारे देशों में और बहुत सारे कल्चर्स में इसको अडॉप्ट किया जाने लगा एज अ रेगुलर यूज़, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए कि आप इंडिया की अगर बात करो तो इसमें कुर्ता के साथ जीन्स पहनते हैं, तो ये क्या हुआ है कि उनका कल्चर हमारा कल्चर दोनों मिक्स हो गए, एक तीसरा ही कल्चर बन गया। दैट इज़ कल्चर हेटेरोजेनाइजेशन, मतलब ब्लेंडिंग हो जाती है। वेस्टर्न अगर बात करूँ प्रेजेंट टाइम की, तो वेस्टर्न जो आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो वेस्टर्न और जो आपके ट्रेडिशनल या इंडिजिनस जो आपके कल्चर्स होते हैं उसका एमैल्गमेशन होता है। सो दिस इज नोन एज कल्चर हेटेरोजेनाइजेशन, और ये हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है, ये कल्चर को और ज़्यादा इनरिच भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज ग्लोबलाइजेशन लीड टू कल्चर होमोजेनाइजेशन और कल्चर हेटेरोजेनाइजेशन, और बोथ कल्चर होमोजेनाइजेशन होता है या कल्चर हेटेरोजेनाइजेशन होता है, ये दोनों होता है। इसको आपको जस्टिफाई करना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब दोनों ही चीज़ें होती हैं, होमोजेनाइजेशन भी और हेटेरोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन मतलब एक जैसा हो जाना, ठीक है, किसी डोमिनेंट कल्चर ने आपके कल्चर को ख़त्म करके अपनी जगह बना ली। हेटेरोजेनाइजेशन मतलब दोनों का मिक्सचर हो जाना, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन करोगे कि सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर प्रैक्टिसेस, सिमिलर वैल्यूज, सिमिलर नॉर्म्स, इन सब चीज़ों का सिमिलर हो जाना, दैट इज़ कल्चर होमोजेनाइजेशन। इसमें देखोगे और एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न कल्चर का या फिर वेस्टर्न म्यूज़िक का, मैकडोनल्ड का, कोका कोला का आपके देश में पॉपुलैरिटी, ये चीज़ कल्चर होमोजेनाइजेशन। हेटेरोजेनाइजेशन जो भी मैंने आपको बताया कि एमल्गमेशन, कुर्ता के साथ जीन्स पहन जाना, दैट इज कल्चर हेटेरोजेनाइजेशन। नेक्स्ट अब 6 मार्कर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं आपको ग्लोबलाइजेशन के। तो आप एक लाइन में इसको इंट्रो भी लिख सकते हो, और इंट्रो में बार बार आपको यहाँ पर नहीं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ है कि आपको ग्लोबलाइजेशन को एक लाइन में डिफाइन कर देना है, क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चन है, तो ये बेटर रहेगा कि आप एक इंट्रो भी दे दो। उसके बाद आप लिखोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ज़्यादा ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं, कंज्यूमर के पास चॉइसेस बेहतर होते हैं या बढ़ते हैं, क्योंकि गुड्स सर्विसेज का एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कल्चर का एक्सचेंज होता है।
नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करो तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, इनकम गैप बढ़ता चला जा रहा है। जो इवन देखोगे रीजनल इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा रिच हुए हैं वहीं एशियन अफ्रीकन कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब लॉसेज होते हैं, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। एनवायरनमेंट को, क्योंकि कैपिटलिज्म वाली चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग वाली चीज़ है, तो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। एंड कल्चर होमोजेनाइजेशन हो जाता है, आपका कल्चर डाइल्यूट हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एंड डोमिनेंट कल्चर्स। सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चर कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बताते हो, इसमें भी आप वही चीज़ें लिखोगे। इसमें आपको होमोजेनाइजेशन और हेटेरोजेनाइजेशन दोनों को मिक्स करके भी लिखना है, इसके दोनों भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप हेटेरोजेनाइजेशन में लिखोगे और नेगेटिव इम्पैक्ट में आप होमोजेनाइजेशन के बारे में लिखोगे, और वही सारी चीज़ें लिखोगे कि किस प्रकार से पॉजिटिवली हेटेरोजेनाइजेशन हो जाता है, आपका कल्चर और ज़्यादा इंडिश होता है, और होमोजेनाइजेशन में आपके कल्चर डाइल्यूट हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है, वही सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain any 5 or 6 issues because of which globalization is criticized all over the world। 2019 का प्रश्न है कि आपको 5-6 इशूज के बारे में बताने हैं जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। अगेन आप एक इंट्रो लिखोगे और उसके बाद पॉइंट में आप आंसर्स को एक्सप्लेन करोगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, जॉब लॉसेस होते हैं, कल्चर होमोजेनाइजेशन होता है। दीज आर द इशूज बिकॉज ऑफ विच ग्लोबलाइजेशन इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ग्लोबल ट्रेड और प्रोडक्शन से अनसस्टेनेबल कंजम्पशन होता है, जिसके कारण रिसोर्स डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन का बढ़ावा देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, दे यूज टू डोमिनेट डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज। वहाँ पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहाँ पर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वेजेस बहुत कम किए जाते हैं, लोकल डेवलपमेंट में काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। सोवरेनिटी का लॉस देखने को मिलता है। जब आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हो तो कई बार होता है कि आपकी सोवरेनिटी काफ़ी बड़े हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान ने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के मैटर्स में चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक और एग्जाम्पल है श्रीलंका में, वो भी चाइना से बहुत ज़्यादा लोन लेकर अपनी सोवरेनिटी को बहुत हद तक यूज़ कर चुका था। वहाँ पर इवन कि मैं श्रीलंका के लोगों से कुछ लोगों से बात करने का मुझे मौका मिलता रहता है, ऐसे अलग अलग देशों के लोगों से। तो उसमें ये पता चला था कि कई एरियाज़ ऐसे हैं श्रीलंका में जहाँ पर चाइनीज़ फ्लैग वहाँ पे लहराता रहता है। वो एरिया इंक्लोज कर दिया गया है चाइना के लोगों के द्वारा, वहाँ की मिलिट्री के द्वारा। वहाँ पे चाइनीज़ भाषा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है, वहाँ पे उनका इंपोजिशन देखने को मिलता है। ये क्या है? ये आपकी सॉवरेनिटी का लॉस है कि दूसरे देश के लोग आपके यहाँ पर मिलिट्री सेटअप बना रहे हैं, आपके पोर्ट्स को ले जा रहे हैं, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी एंड ऑल। ठीक है, सो ये कुछ इफेक्ट्स है जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन को नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया जाता है, आप सारी चीज़ें। फिर एक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिला था 2008 का जो क्राइसिस था वो ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ। दुनिया भर में जो मार्केट्स से इकॉनमी थी उनका नुकसान हो गया। अमेरिका की इकॉनमी गिरी, यूरोप की इकॉनमी गिरी, पूरी दुनिया की इकॉनमी गिरती चली गई। क्यों? ग्लोबलाइजेशन था इसलिए। ठीक है, तो अगर आपकी इकॉनमी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेडनेस हो उस इंटरकनेक्टेड होगी तो एक देश में अगर नुकसान होता है तो उसका इफेक्ट आपके देश में भी पड़ेगा, आपकी इकॉनमी पर भी पड़ेगा। दुनिया ऐसी हो चली है। तो इन सब कॉन्सिक्वेंसेस के कारण, इन सब इफेक्ट्स के कारण ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को दोबारा खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए, खुद से लिखने का प्रयास करिए। और ये सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इन क्वेश्चन से बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। 2 मार्कर, 4 मार्कर या 6 मार्कर के जो क्वेश्चंस होते हैं लिमिटेड नंबर होते हैं। कई बार मैंने कहा हाँ 1 मार्कर एमसीक्यू आप बहुतेरे बना सकते हो, बट इन क्वेश्चंस का जो लिमिटेशन है वो यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो और यही एग्जामिनेशन में आपका आ जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। आई होप कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो। और कैसा लगे सेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।